आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके अगला टॉपिक है वो है गुप्त काल में कला, स्थापत्य तथा साहित्य का विकास, उसके बारे में देखेंगे। तो गुप्त काल में हम कला, स्थापत्य तथा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल का समय कब से कब का माना जाता है। वो माना जाता है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का जो समय है वो माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, तो गुप्त काल का समय माना जाता है 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त काल है तो गुप्त वंश है, उसकी स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? गुप्त वंश के आदिराज। ठीक है, तो मतलब गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्रीगुप्त ने किसकी महाराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीगुप्त के जो बेटे थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, तो घटोत्कच थे श्रीगुप्त के बेटे। तो प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा माना गया है। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त के बेटे थे कौन थे? घटोत्कच थे। घटोत्कच के जो बेटे थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच के जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। तो लिच्छवी कुल की जो कन्या है कुमार देवी, उससे विवाह किन्होंने किया था? वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त जो प्रथम है उन्होंने कौन सा संवत चलाया था? उन्होंने चलाया था गुप्त संवत चलाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत किन्होंने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जबकि आगे हम पढ़ेंगे कि विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और जबकि विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा, उन्होंने क्या किया? लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने ग्रहण की थी? वो ग्रहण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत किन्होंने चलाया था? वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त वंश है उसके सबसे जो संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे आए घटोत्कच के बेटे आए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मेन पॉइंट क्या है? उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और गुप्त संवत चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मेन बात है उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के जो बेटे थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनके बेटे थे कौन थे? समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि थे? हरिसेन। तो आपसे ये पूछा जाता है कि हरिसेन कवि है वो किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। और हरिसेन ने क्या लिखा था? वो लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, कहीं कहीं पे यह भी लिखा होता है इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, तो समुद्रगुप्त है उन्होंने क्या लिखा था? समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? हरिसेन। ठीक है, और हरिसेन ने क्या लिखा था? वो लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। तो आपसे ये पूछा जाता है कि है ना जो प्रयाग प्रशस्ति किन्होंने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था हरिसेन ने, और वो किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो सबसे पहले आए श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच के बेटे आगे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे आए समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? हरिसेन, और उन्होंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? वह है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, विजय अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो पहली बात है वो क्या है? उनके दरबार में कौन था? हरिसेन था, और उसने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। दूसरी बात देखते हैं इंपॉर्टेंट कि और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसी स्तंभ पर है जहां पर कि अशोक स्तंभ उत्कीर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त है उन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया? उन्होंने कराया अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ कराया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। और समुद्रगुप्त के जो चलाए गए सिक्के हैं उन पे क्या लिखा हुआ होता है? अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, और अश्व के चित्र वाले
सोने के सिक्के भी मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं कि समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। उनके दरबार में था हरिसेन, उसने क्या चलाया? क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में नेक्स्ट बात है, उसने क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ। तो उसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है? अश्वमेध पराक्रम। और उसने अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या भी कहा गया है? कविराज भी कहा गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अनेक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। और क्या कहा गया है? कविराज भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो जो गया है, बौद्ध गया स्थान है, वहाँ पे बौद्ध मंदिर बनाने किसके काल में बना था? वो बना था समुद्रगुप्त में। और वहाँ पे बनवाया किसने था? वो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। ठीक है। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी। और किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यव्रत तथा गंगा यमुना दोआ पर सैनिक अभियान किया था। ठीक है। नेक्स्ट समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज है कि जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? वो कहा था स्मिथ ने। तो समुद्रगुप्त के बारे में एक बार रिवीजन वापस कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं। तो समुद्रगुप्त है, उसके दरबार में कौन था? कवि हरिसेन था। और हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति उसी स्तंभ पर है जिस पर कि अशोक स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने क्या भी करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। उसके सिक्कों पर क्या मिलता है लिखा हुआ? अश्वमेध पराक्रम। और जो अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने ही चलाए थे। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में कविराज किसे बोला गया है? वो कहा गया है समुद्रगुप्त को। वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? वो दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किससे बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? वो मांगी थी समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? वो कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया है। और ये किसने कहा था? ये कहा था स्मिथ ने कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये कहा था स्मिथ ने। तो सबसे पहले आगे श्रीगुप्त के बेटे आगे कौन आ गए? श्रीगुप्त के बेटे हैं घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 3 बातें इंपॉर्टेंट ये थी कि उन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और तीसरा उनके बारे में मेन बात थी कि उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आगे उनके बेटे समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन जो कवि था उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। अब समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनको ही मेनली क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय है, उन्होंने ही एक उपाधि धारण की थी। क्या धारण की थी? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। ठीक है। तो विक्रम संवत तो किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जबकि गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, उसने किस पे? शक थे ना, शक पे विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत और जो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने? वो है शकों पर विजय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। ठीक है। उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि इनका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। और इन्होंने चलाया था विक्रम संवत। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने। ठीक है। तो उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि चीनी यात्री जो फायान है वो किसके काल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। तो चीनी यात्री फायान भारत कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि कवि कालिदास, अमर सिंह जैसे जो विद्वान हैं वो किसके राज्य में थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि पहला तो क्या आ गया, इन्होंने क्या चलाया था। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बात इंपॉर्टेंट है कि है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या भी कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, इन्होंने चलाया था विक्रम संवत चलाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रम संवत चलाया था वो किससे पर विजय के पश्चात चलाया था, सबको पर विजय के पश्चात। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, वो थी प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता के विवाह कहाँ हुआ था, वाकाटक के राजा रुद्रसेन से। दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फायान वो किसके काल में भारत आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। कवि कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान किसके दरबार में थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में इंपॉर्टेंट बात, पहला तो क्या हो गया, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। नेक्स्ट है उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और तीसरा है फायान जो चीनी यात्री है वो किसके काल में भारत आया था, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। अमर सिंह और कालिदास जैसे जो विद्वान है वो किसके दरबार में थे, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में ना 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो नवरत्न कौन कौन से थे, पहले तो हो गए कवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, क्षपणक, वेताल भट्ट, वररुचि, ये सब 9 विद्वान किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में थे। नेक्स्ट गुप्त काल को क्या माना जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक, गुप्त काल को माना जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में हम देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। और आरबीएसई बोर्ड की दूसरी बुक में उनके बारे में क्या भी लिखा हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम को कहा गया है महेंद्रदैत्य कहा भी कहा गया है। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त महेंद्रदैत्य। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम है या कुमारगुप्त महेंद्रदैत्य है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में जो सिक्के हैं वो किसने जारी करवाए थे, वो थे कुमारगुप्त प्रथम ने जारी करवाए थे। नेक्स्ट है कि बयाना मृतभांड से कुमारगुप्त की लगभग 623 मुद्राएं मिली है। नेक्स्ट है शहनशाह ने कुमारगुप्त का नाम क्या रखा था, सक्रादित्य। ठीक है, तो कुमारगुप्त जो प्रथम है उसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात अपन को याद रखनी है। पहली बात तो क्या है कि उसने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के या मुद्राएं जारी करवाई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में सिक्के या मुद्राएं किन्होंने जारी करवाई थी, वो गए कुमारगुप्त प्रथम। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछने की संभावना पूरी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, वो कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात, पहली तो ये हो गई कि उसने बहुत बड़ी संख्या में सिक्के जारी करवाए, दूसरी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई कुमारगुप्त प्रथम ने। तो एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आगे श्रीगुप्त के जो बेटे थे घटोत्कच के बेटे थे चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे समुद्रगुप्त के बेटे थे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम के हैं, उनके बाद कौन आए, स्कंदगुप्त आए। कुमारगुप्त प्रथम के बाद आए स्कंदगुप्त है। उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ यज्ञ का आपको पूछ ले तो ठीक है, तो जो अश्वमेघ यज्ञ है वो किसने करवाया था, वो कराया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नहीं है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन्होंने क्या कराया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, और अश्वमेघ यज्ञ करवाया था ना, वो किसने कराया था, एक तो हो गए समुद्रगुप्त और दूसरे हो गए कुमारगुप्त प्रथम। इन दोनों ने करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो एक तो हो गए समुद्रगुप्त और दूसरे हो गए कुमारगुप्त प्रथम, इन दोनों ने करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था।
ठीक है। नए और जो कुमार गुप्त के बारे में पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो सुदर्शन झील है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण कराया था जो किसके काल में हुआ था, वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में, और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे पर्णदत्त। ठीक है, सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे पर्णदत्त, उनके पुत्र वह गिरनार के जो प्रशासक थे चक्रपालित, उन्होंने कराया था सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो कराया था हुआ तो किसके काल में था, स्कंदगुप्त के काल में, और करवाया किसने था, वो है जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त थे। ठीक है, उनके जो बेटे थे गिरनार के प्रशासक चक्रपालित। ठीक है, तो जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वो कराया था चक्रपालित ने, जो कि कहाँ के प्रशासक थे, गिरनार के, और वो किसके बेटे थे, वो थे पर्णदत्त के। ठीक है, और पर्णदत्त कहाँ के राज्यपाल थे, वो थे सौराष्ट्र के। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में और करवाया था गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, स्कंदगुप्त के बाद में देखते हैं गुप्त काल में जो मंदिर है, गुप्त काल के जो मंदिर है उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त काल के जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने होते हैं, वो बने होते हैं नागर शैली में। इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त काल के मंदिर है वो कौन सी शैली में बने होते हैं, नागर शैली में। नागर शैली की विशेषता क्या है, तो नागर शैली के बारे में 5 विशेषताएं, मुख्य विशेषता ये है कि पहला तो उसमें क्या होता है, आधार पीठिका। नागर शैली के मंदिरों में मेनली क्या पाया जाता है, आधार पीठिका। उनमें क्या पाया जाता है, गर्भगृह भी पाया जाता है, सभा मंडप होता है, शिखर होता है, अंतराल होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, और द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल के मंदिर कौन सी शैली में बने हैं, वो है नागर शैली में। नागर शैली जो मंदिर होते हैं उनकी विशेषता क्या है, पहले तो है आधार पीठिका, दूसरी क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, गर्भगृह। तीसरा क्या है, सभा मंडप पाया जाता है। नेक्स्ट है शिखर पाया जाता है, इनमें अंतराल पाया जाता है, और प्रदक्षिणा पथ पाया जाता है। उसके अलावा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां भी पाई जाती है। ये सब किसकी विशेषता है, ये सब है गुप्त काल के जो मंदिर है जो कि नागर शैली में बनते हैं उनकी विशेषता है। तो गुप्त काल के जो मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं, मुख्यतः 5 मंदिर है जिनके बारे में याद रखना है। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो गुप्त काल में जो बने हुए मुख्यतः मंदिर कौन से हैं, पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, दूसरा कौन सा है, भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा है नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, चौथा है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, और छठा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 6 मंदिर है। ठीक है, 6 मंदिर इंपॉर्टेंट है जो कि गुप्त काल में बने हैं। पहला तो क्या हो गया, तिगवा का विष्णु मंदिर हो गया, दूसरा हो गया भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा हो गया नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, चौथा हो गया भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर है। ठीक है, ये कौन से काल में बने हैं, ये बने हैं गुप्त काल में। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा हो गया भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा हो गया नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, चौथा है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, और पांचवा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सॉरी, 6 नहीं, कितने हैं, 5 मंदिर है। ठीक है, 5 मंदिर है जो कि गुप्त काल में बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पहला तो क्या हो गया, तिगवा का विष्णु मंदिर, दूसरा भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा है नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, फिर है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, और नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कौन सी शैली में बने हैं, गुप्त काल में बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त काल में और कौन कौन सी चीजें बनी हैं। अजंता, एलोरा तथा बाघ तथा उदयगिरी के गुफाओं के मंदिर, ये सब कौन से काल में बने हैं, गुप्त काल में है। तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफाएं, उदयगिरी के जो गुफा के मंदिर है ये भी बने हैं कहाँ, गुप्त काल में बने हैं। नेक्स्ट है धमेक स्तूप, महाबोधि विहार यानी बोध गया, ये भी किस काल में निर्मित हुए हैं, ये हुए गुप्त काल में। नेक्स्ट है मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये गुप्त काल में मुख्य मूर्ति कला के केंद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सुल्तानगंज है, उसमें उनके वहाँ बुद्ध
मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन व उदयगिरि की वराह मूर्तियां उत्कृष्ट मूर्ति कला के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई, उनके बारे में देखते हैं। पहला है गुप्त काल में क्या है, प्रयाग और महरौली जो प्रशस्तियां हैं इनकी रचना कहाँ हुई थी, गुप्त काल में होती। महरौली प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति इनकी रचना हुई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है स्वप्नवासवदता। स्वप्नवासवदता की रचना की थी भास ने। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी किन्होंने, कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश, ठीक है, इनकी रचना की थी किन्होंने, कालिदास ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि स्वप्नवासवदता की रचना की थी भास ने। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश की रचना की थी महाकवि कालिदास ने। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त काल में अमरकोश की रचना भी वो किसने की थी, अमर सिंह ने। ठीक है। चंद्र व्याकरण की रचना की थी चंद्र गोमिन ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। और क्या है, सांख्यकारिका तथा दिंगनाग, ठीक है, इसकी रचना की थी ईश्वर कृष्ण ने, इनकी रचना की थी। तो ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आगे हम देखते हैं गुप्त काल, नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति कौन कौन थे, गणमति, स्थिरमति, शीलभद्र, ये सभी कहाँ के थे, यहाँ के कुलपति थे। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। और वहाँ के कुलपति कौन थे, गणमति, स्थिरमति और शीलभद्र आदि गुप्त काल में क्या थे, वहाँ के कुलपति थे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि महरौली का लोह स्तंभ। ठीक है। महरौली का लोह स्तंभ, सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की मूर्ति, ये सब क्या है, ये कहाँ से प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए है गुप्त काल से। ठीक है। तो महरौली का जो है लोह स्तंभ है और सुल्तानगंज की जो बुद्ध की 1 टन की जो तांबे की मूर्ति है, ये सब किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से। तो महरौली का लोह स्तंभ, ठीक है, सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, ये सब किस काल से संबंधित है, ये सब संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील वाला हमने देख लिया एक बार, ये सुदर्शन झील है, उसका जो पुनरुद्धार किसने करवाया था, वो करवाया था चक्रपालित ने। ठीक है। चक्रपालित है, उन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। और उनका जो पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था, वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में हुआ था।